हेलो बच्चों, पिछले क्लासेस में हमने अपना जो फर्स्ट चैप्टर था करंट और इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने पिछले सेशन में अपने इलेक्ट्रिक करंट, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और ओम्स लॉ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर दिया था। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। ठीक है, और हम लोगों ने पिछली क्लास में ओम्स लॉ के बारे में भी बात की थी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से हम लोग आज शुरुआत करते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा रिकैप बता देता हूँ ओम्स लॉ के बारे में। रिकैप कर लेते हैं कि भाई ओम्स लॉ जो था हमारा, ओम्स लॉ क्या था कि किसी भी कंडक्टर पर, ठीक है, कोई भी कंडक्टर है, इसके टर्मिनल्स पर आप जितना पोटेंशियल लगाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जितना यहाँ पर आप लोग आर फिट करोगे, अप्लाई करोगे, उसमें इतना ही करंट की मात्रा अपनी ज्यादा अमाउंट को फ्लो करेगी। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, whenever the potential difference is applied across a conductor, then the current flows through the conductor is in proportional amount। ठीक है, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हम लोगों ने जो कांस्टेंट की बात की थी उसका नाम था कैपिटल आर। ठीक है बच्चों, ये कैपिटल आर इज अ कांस्टेंट और इसको हम लोगों ने क्या बोला था बच्चों, रेजिस्टेंस। ठीक है, आज हम लोग रेजिस्टिविटी के बारे में बात करेंगे और रेजिस्टेंस तो हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो V इज इक्वल टू आई आर, आर जो है वो हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, अच्छा, अब रेजिस्टेंस को अगर हम दूसरी भाषा में डिफाइन करें, ओम्स लॉ तो ठीक था। अगर यहां से आप देख सकते हैं कि R जो होगा वो V अपॉन I होगा। इसका मतलब है वोल्टेज और करंट का क्या है, ये रेशियो। वोल्टेज और करंट का रेशियो एक कांस्टेंट के बराबर होता है, एक वैल्यू के बराबर होता है, जिसको हम रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। और ये रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है, आप देख सकते हैं कि ये करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, देख सकते हैं ना यहाँ से भाई जितना ज्यादा करंट होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, या जितना कम करंट होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर व्हिच अपोजेस द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करने की जो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनिएगा, रेजिस्टेंस जो है वो प्रॉपर्टी है कंडक्टर की। ठीक है ना बच्चों, तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर व्हिच अपोजेस द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और यहां पर इसका ऐसा यूनिट मैं बता देता हूं, ऐसा यूनिट क्या होगा बच्चों, इसका ओम, OHM। ठीक है, इसका सिंबल इस तरीके से भी बनाया जाता है। ठीक, तो रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट, इन अदर वर्ड्स इट अपोजेस द इलेक्ट्रिक करंट। सही है ना, सो दिस इज ऑल अबाउट द रेजिस्टेंस। ऐसा यूनिट इज ओम। एक यूनिट और बनाया जा सकता है R इक्वल टू V अपॉन I के हिसाब से। भाई V का कितना हो जाएगा, वोल्ट है ना, और करंट का कितना हो जाएगा, एम्पीयर। तो वोल्ट पर एम्पीयर V इसका एक यूनिट बनाया जा सकता है। ये A मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ये एम्पीयर है। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे रेजिस्टिविटी के बारे में। ठीक है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या होती है। ठीक है, क्या ये रेजिस्टेंस ही है, क्या ये रेजिस्टेंस के बराबर है या उसी की जैसी, ये बात करने जा रहे हैं हम लोग रेजिस्टिविटी के बारे में। तो बेसिकली भाई जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का, वो दो बातों पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है लंबाई पर, कि जितना ज्यादा लेंथ होगा कंडक्टर का उतना ही ज्यादा इसका क्या होगा बच्चों, रेजिस्टेंस होगा। और ये आप देख सकते हैं जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, अगर मैं इस डस्टर की बात करूं तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है। ठीक है, तो वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ये होगा। तो जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा रेजिस्टेंस इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा कि रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है एक लेंथ पे। कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, कैसे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन कर दें बच्चों तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से R प्रोपोर्शनल L बाय A। ठीक है, R प्रोपोर्शनल L बाय A मिल जाए। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के जो कांस्टेंट हम लोग यूज करेंगे इसको रो बोलते हैं बच्चों, रो।
ठीक है, RHO रो बोलते हैं, ठीक है, ROW नहीं, RHO रो। और ये जो कांस्टेंट होगा यही रेजिस्टिविटी होगा कंडक्टर, ठीक है, यही क्या होगा बच्चों, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी। तो कैसे पता लगाया कि जब भी किसी वायर के बारे में या कंडक्टर के बारे में बात करेंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस है उसकी लेंथ पर डिपेंड करेगा और एरिया ऑफ प्रोटेक्शन पर डिपेंड करेगा। दोनों इक्वेशन को आपने कंबाइन कर लिया है, कोई R जो है L पर भी डिपेंड कर रहा है और A पर भी डिपेंड कर रहा है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हम लोग हटाते हैं तो एक इक्वल कांस्टेंट लगाते हैं इक्वल करने के लिए। तो यहां से आप देख सकते हैं कि वो कांस्टेंट हो गया रो एंड दिस इज L बाय A। तो रो जो हो गया बच्चों वो हो गया हमारा रेजिस्टिविटी, ठीक है ना, क्या होगा बच्चों, रो रेजिस्टिविटी। रो इज द कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टिविटी। अब थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं। इसी फॉर्मूले में R इक्वल टू रो L बाई A, इसी फॉर्मूले में अगर L जो है 1 मीटर लिया जाए और एरिया 1 मीटर स्क्वायर कर दिया जाए तो आप देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी के सीधे सीधे बराबर हो जाता है। तो कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टिविटी के बराबर हो सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर केस में या एक सर्टेन केस में सर्टेनिटी होनी चाहिए। क्या सर्टेनिटी होनी चाहिए? अब देखो इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं। मैथमेटिकली द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विल बी इक्वल टू द रेजिस्टिविटी व्हेन इट हैज यूनिट लेंथ 1 मीटर लंबाई एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। जब भी किसी वायर की यूनिट लंबाई हो, यूनिट का मतलब 1 मीटर, 1 मिलीमीटर, 1 किलोमीटर या 1 जो भी है, ठीक है, यूनिट लेनी चाहिए। तो अगर किसी वायर की लंबाई हमने यूनिट ले रखी है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिट कर दिया है तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली उसकी रेजिस्टिविटी के बराबर हम कह सकते हैं। होता नहीं है बिल्कुल, कह सकते हैं, लेकिन वो सर्टेन केस में, ठीक है ना। अच्छा, यहां से मैं इस फॉर्मूले से मैं रेजिस्टिविटी की वैल्यू अगर अलग निकालूं तो क्या होगा बच्चों, ये R के मल्टीप्लाई में ये चला जाएगा इधर, ठीक है ना, R के मल्टीप्लाई में इधर A भेज देते हैं और L को नीचे ले आते हैं तो इधर क्या मिल जाएगा बच्चों, रो मिल जाएगा, है ना, रो रेजिस्टिविटी होगी। तो अगर हम इसका ऐसा यूनिट यहां से निकालें बच्चों तो रो की ऐसा यूनिट कितनी होगी, R का जो यूनिट होता है वो ओम होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा और L का कितना होगा, मीटर होगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो रेजिस्टिविटी का जो यूनिट बनेगा ऐसा यूनिट वो बनेगा बच्चों ओम इनटू मीटर, ठीक है ना। तो रेजिस्टिविटी, दिस इज ऑल अबाउट रेजिस्टिविटी, ठीक है। लेकिन दोनों में कुछ फर्क है, वो भी यहीं पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो बच्चों एक बात मैं बताता हूं आप लोगों को, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है जो कि अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। किसको अपोज करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करेगा रेजिस्टेंस। अगर मैं दोनों में डिफरेंस की बात करूं, रेजिस्टेंस में और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस की बात करूं, रेजिस्टिविटी, तो बच्चों पहला डिफरेंस क्या होगा, पहला तो इनकी डेफिनेशंस का ही होगा कि भाई अपोजेस द इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरा जो है अभी हम लोगों ने क्या लिखा था बच्चों, R इंटू A बाय L, यही लिखा था ना, देख लेते हैं एक बार फिर से। तो रो इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने, R मल्टीप्लाई A बाय L, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला और किसका फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। दूसरा डिफरेंस जो हो जाएगा वो यूनिट का हो जाएगा, भाई इसका क्या होगा, ओम होगा, और इसका अभी मैंने ऐसा यूनिट बताया था, कितना होगा, ओम इनटू मीटर, ठीक है। तीसरा डिफरेंस होगा बच्चों कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 0 हो सकता है, ठीक है, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। वो भी एक क्रिटिकल केस में है, एक पर्टिकुलर केस में है, लेकिन यूजुअली वैसे तो वायर का जो रेजिस्टेंस होता है तो बिल्कुल ही ऐसा वायर मान लो जो इनफाइनाइट करंट दे रहा है, ठीक है, तो वहां पर किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस है बहुत मिनिमम होगा या 0 के बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस 0 हो सकता है। लेकिन रेजिस्टिविटी कभी भी 0 नहीं हो सकती, रेजिस्टिविटी कैन नेवर बी 0। क्यों नहीं हो सकती भाई, ये इसलिए नहीं हो सकती
वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स, इन पर डिपेंड करती है। क्या किसी भी कंडक्टर के या किसी भी मटेरियल के नंबर ऑफ एटम आप खत्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जब नंबर ऑफ एटम नहीं खत्म कर सकते, ठीक है, तो फिर रेजिस्टिविटी भी आप खत्म नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस कैन बी जीरो बट द रेजिस्टिविटी कैन नॉट बी जीरो, नेवर, कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो ये छोटे से डिफरेंस थे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में। अब बच्चों में एक चीज और बता दूं यहाँ पे, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई जब एटम्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, है ना। तो रेजिस्टिविटी हमारी डिपेंड करती है किस पर? नंबर ऑफ एटम्स पर। अच्छा, उसी के बाद जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास दो मटेरियल है, ये हमने क्वेश्चन ले लिया है, दो मटेरियल है, इसकी रेजिस्टिविटी है बच्चों 2 × 10⁻⁻19, ये कोई मैंने रैंडमली एग्जांपल उठा लिया है। और बी मटेरियल है, इसकी रेजिस्टिविटी है 2 × 10⁻16, ठीक है। तो अभी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द मटेरियल। आइडेंटिफाई करो कि कौन सा मटेरियल कंडक्टर होगा या कौन सा मटेरियल इंसुलेटर होगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, रेजिस्टिविटी किसकी कम है? दोनों में किसकी कम है रेजिस्टिविटी? भाई दोनों, अगर मैं चलिए यहां पर +19 कर देता हूं अपने आप से, अब बताइए दोनों में रेजिस्टिविटी किसकी कम है? इसकी कम है, नेगेटिव है। तो जिसकी रेजिस्टिविटी, भाई रेजिस्टिविटी भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही होता है, एक प्रकार का, ठीक है, एक वो भी क्रिटिकल या पर्टिकुलर केस में, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टिविटी देखिए इसकी कितनी कम है ना, कम है ना। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? कंडक्टर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कंडक्टर जो है वो अच्छा खासा करंट पास करा देता है, ठीक है। और जबकि इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है, बहुत ज्यादा, तो ये करंट को अपने अंदर से बहुत ही कम मात्रा में, कम अमाउंट में फ्लो होने देगा। तो इसका जो व्यवहार है, इसका जो बिहेवियर है बच्चों, वो इंसुलेटर की तरह होगा, ठीक है। तो अगर ये एक पर्टिकुलर, एक मैंने मॉडल एग्जांपल बता दिया कि भाई कोई अगर दो मटेरियल है ए बी या एक और भी हो सकता है, तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कितने मटेरियल्स में या इनमें कौन सा कंडक्टर होगा, कौन सा इंसुलेटर होगा। या तो मान लो 2 से ज्यादा 3, 4 दे देती है या 5 देती है, तो पूछेगा कि इनको अरेंजिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, कंडक्टिविटी के बढ़ते और घटते क्रम में लगाओ, ठीक है ना। तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम थी बच्चों, ठीक है। अच्छा, तो ये रेजिस्टिविटी के बारे में बताओ, ध्यान रखिएगा, कभी रेजिस्टिविटी जीरो नहीं होगी, ठीक है। चलिए एक और बात मैं और बताता हूं आपको कि रेजिस्टिविटी एक बेनिफिशियल क्वालिटी है, बेनिफिशियल क्वालिटी है। भाई हर चीज के अपने एडवांटेज होते हैं, तो उसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, और अगर किसी उल्टा करते हैं, किसी चीज के डिसएडवांटेज है, तो उसके थोड़े थोड़े एडवांटेज भी होते हैं, ठीक है। और होते क्या है ही। तो रेजिस्टिविटी के यहाँ पर फायदे हमें कुछ मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट हीटिंग एलिमेंट्स में बहुत लगता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है बच्चों कि हीटिंग एलिमेंट्स जो है वो हमारे एलॉयज के क्यों बनाए जाते हैं, हीटिंग एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे आप बात कर रहे हैं हीटर की, बात कर रहे हैं हीटर, तो हीटर में जो जनरली वायर होता है वो हमारा किसका होता है? नाइक्रोम का होता है ना, नाइक्रोम वायर होता है। नाइक्रोम वायर एक एलॉय है। तो या इलेक्ट्रिक प्रेस हो गई या पानी गर्म करने वाली रॉड हो गई, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी हमारे हीटिंग एलिमेंट्स हैं वो एलॉय के बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? तो एलॉय के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि एलॉय हैज गुड रेजिस्टिविटी एज कंपेयर टू मेटल और कंडक्टर्स, ठीक है। क्या होता है बच्चों कि जो एलॉयज होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। तो रेजिस्टिविटी हाई होने की वजह से बच्चों वहां पर करंट का लॉस ज्यादा होने लगता है और हीट का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये अलग से क्वेश्चन आ जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई द हीटिंग एलिमेंट्स मेड
अप ऑफ एलॉयज। तो इसका सीधा सीधा कारण यही है कि भाई एलॉय जो है उनकी रेजिस्टिविटी अच्छी होती है, जिस वजह से जितने भी हमारे हीटिंग एलिमेंट्स हैं वो एलॉय के बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा यहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस जो है बच्चों को दो तरीके के होते हैं। दो तरीके से किसी भी रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। पहला तो सीरीज कनेक्शन या दूसरा कनेक्शन जो है वो पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि रेजिस्टेंसेस जब भी हमें जोड़ने होते हैं या उनको सॉल्व करना होता है तो हमारे पास या तो सीरीज कॉम्बिनेशन दे रखा होता है या पैरेलल कॉम्बिनेशन दे रखा होता है। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो इस वजह से बच्चों अभी मैं आपको एक सिर्फ इसके बारे में बता देता हूँ कि ध्यान रखिएगा सीरीज में जब रेजिस्टेंसेस जोड़े जा रहे हैं तो उनमें करंट जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, सीरीज में करंट कैसा होता है, सेम होता है, और पैरेलल में करंट कैसा होता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि रेजिस्टेंस सीरीज में या पैरेलल में, आप पहचान लेंगे उसमें से करंट रेंज। अगर करंट सेम रह रहा है या डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो सीरीज में, अदरवाइज पैरेलल। ठीक है, तो इसको इस वीडियो को अभी यहीं पर रोकते हैं, ज्यादा लंबा ना हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम जो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके अगले वीडियो में हम ये देखेंगे किस तरीके से इनको जोड़ते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।